हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप सबका स्वागत है सबसे पहले मेरे चैनल ए टू जेड स्टडी पर। तो आज हम लेके आ चुके हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। तो हम पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। किस तरह से हमारी जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसको बनाया गया है हमारे भारत में, किस तरीके से उसके क्या क्या जुरिडिक्शन है, यानी जुरिडिक्शन का मतलब क्या क्या उसके क्षेत्र अधिकार है। तो हम वो सब पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेशन जुडिशियल सिस्टम. This means that unlike some other federal country of the world, आप समझ पाए क्या कहा गया है इसमें, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड किया है जैसा किसी भी फेडरल कंट्री में नहीं है. दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टेट कोर्ट्स. इंडिया के पास एक सेपरेट स्टेट कोर्ट नहीं है. तो फिर कैसा कोर्ट है, ही बताएंगे, इंतजार करिए. द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पैरामेडिकल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द हाई टॉप, हाई कोर्ट बिलो देम एंड डिस्ट्रिक्ट एट द सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द लोअर लेवल. मतलब कि जो हमारा मतलब कि ऊपर कहा गया है कि इंडिया में अगर सेपरेट स्टेट कोर्ट नहीं है तो किस तरह का कोर्ट है इंडिया में है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पैरामेडिकल स्ट्रक्चर में अप्लाई होता है. मतलब कि भाई पहले सबसे बड़ा पैरामेडिकल कैसा होता है, इस तरीके से कि सबसे ऊपर सबसे टॉप पे नंबर 1, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके से पैरामेडिकल है ना. जैसा कि हम अभी आपको बताएंगे सबसे टॉप पर कौन है, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, एट द हाईएस्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट. हाईएस्ट कोर्ट मतलब टॉप लेवल पे कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट. देन बिलो इट हाई कोर्ट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द लोएस्ट लेवल. सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन सा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट. The lowest court function under the direct superintendency of the high court. मतलब जो लोअर कोर्ट होते हैं हमारे, ही बताएंगे, मतलब जैसा कि मेरठ में कचहरी टाइप के होते हैं, मतलब इस तरीके के कोर्ट किसके अंडर काम करते हैं, सुपरिटेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट. जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, स्टेट कोर्ट होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट एट द फर्स्ट लेवल, जैसा कि बताया गया सुप्रीम कोर्ट एट द फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, सबऑर्डिनेट कोर्ट का बताया तभी ऊपर आपको. तो सबसे पहले जो हमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बताया गया है वो देखिए. इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. इसके जो डिसीजन है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, तो इसके जो डिसीजन है वो बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, हर कोर्ट को बांध के रखते हैं. हर कोर्ट को इसके डिसीजन मान्य होने चाहिए, मतलब मानने चाहिए नहीं, मान्य होने चाहिए, मानते हैं जो इसके डिसीजन होते हैं. सेकंड जो बताया गया है, एक मिनट रुक जाइए. इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो शायद. सेकंड जो बताया गया है, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, ये ट्रांसफर कर सकता है किसी भी जजेस का हाई कोर्ट के किसी और कोर्ट में. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इसका ये वाला, कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ. अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये केस कुछ इम्पोर्टेंट है, कि लोअर कोर्ट जो है इसका डिसीजन नहीं देना चाहिए, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देनी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है कि किसी भी केस को, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, वो किसी भी हाई कोर्ट के केस को
अपने कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में मर्ज कर सकता है। ठीक है भाई। तो थर्ड पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, अपने आप पे भी मर्ज कर सकता है उस केस को और किसी और हाई कोर्ट से किसी और हाई कोर्ट में भी भेज सकता है। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। सेकंड जो आता है हमारा हाई कोर्ट, बिकॉज पैरामेडिकल सिस्टम है ना, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है हमारे, जुडिशरी स्ट्रक्चर जो है हमारा पैरामेडिकल है, तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। फिर कौन सा जाता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपील, जो अपील करते हैं मतलब कोई केस है, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसका कोई केस का कोई सुनवाई की, फिर उसका कोई डिसीज़न आया, वो डिसीज़न सुनने वाले को मतलब जो कोई अपराधी है उसको उसका मतलब डिसीज़न अच्छा नहीं लगा या फिर उसके सपोर्ट में नहीं है डिसीज़न, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, हायर कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हियर कर सकता है यानी सुनवाई कर सकता है अपील की जो लोअर कोर्ट से अपील आई है। ठीक है। इट कैन इशू द रिट्स फ्रॉम फॉर रिस्टोरिंग द फंडामेंटल राइट, ये देखिए इसके, ये क्या करता है, इशू कर सकता है क्या, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेशन होता है तो रिट्स का इशू कर सकता है। रिट्स क्या होती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, 6 फंडामेंटल राइट है जिस तरीके से हमारे, तो उस तरीके से अगर उनका वायलेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है हमारी ये रिट्स कितनी तरह की होती है, 5 तरह की रिट्स होती है। कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविशन, सेशोरारी, कोवरेंट, 5 तरह की रिट्स होती है। ठीक है, समझ लीजिए, याद कर लीजिए इस चीज़ को। इट कैन डील, अभी आगे भी बताऊंगा मैं आपको, इट कैन डील विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। समझिए बात को क्या कहा गया है, कि जो ऐसे केस जो स्टेट के अंदर, क्योंकि एक तरह से स्टेट कोर्ट है ना ये, यूपी का हाई कोर्ट अलग है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट अलग है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट अलग है, तो इसने यही तो बात कही है कि जो अगर स्टेट में कोई केसेस राइज होता है तो उसके साथ भी डील कौन करेगा, हाई कोर्ट कर सकता है डील उसके साथ, सॉरी। ठीक है। फोर्थ जो हमारा बताया गया है कि एक्सरसाइज, क्या बताया गया है फोर्थ में, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंसी एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट। ठीक है भाई, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब इसमें कहा गया है, हाँ इसमें कहा गया है कि वो क्या कर सकता है कि कंट्रोल, जो इसके नीचे के कोर्ट है बिलो फ्रॉम इट, उसमें सुपरिटेंडेंसी है इसकी, एक्सरसाइज कर सकता है, सुपरिटेंडेंसी एक्सरसाइज कर सकता है जो कोर्ट है बिलो इट, जो इसके नीचे काम कर रहे हैं कोर्ट। ठीक है। थर्ड आ जाते हैं, थर्ड में कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारे जिलों में होते हैं, जिला कोर्ट कहते हैं उनको, तो ये वो है। इसमें पहला कहा गया है डील विद द केसेस अराइज इन द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी केस होंगे उसके साथ ये डील करेगा। कंसीडर्स अपील्स और डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट, अगर कोई लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको कहते हैं, उन लोअर कोर्ट के जितनी अपील्स अगर आती है तो उन पे डिसीजन दे सकता है। ठीक है भाई। डिसाइड केसेस इन्वॉल्व सीरीज क्रिमिनल एंड ऑफेंस। ठीक है भाई। सबऑर्डिनेट कोर्ट किस तरह के केसेस को सोल्व करता है, जो कि क्रिमिनल और सिविल केसेस जो होते हैं हमारे अराइज हो जाते हैं हमारे मतलब हमारे ज़िले में या फिर कहीं भी, तो उन ऐसे केसेस को जो है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ऐसे, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुडिक्शन मैंने क्या बताया आपको, क्षेत्राधिकार, उसके अधिकार कहाँ तक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई इसमें बताया गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है इस पूरी दुनिया का, समझ रहे हैं आप बात को। हाउएवर इट फंक्शन विद इन द लिमिटेशन इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी जो फंक्शन है इसके
वो किसके अंडर में इस करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशन इम्पोज की गई है, कि दी है, उसके अंदर ये वर्क करता है। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो फंक्शन है, उसके जो कार्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। ठीक है भाई। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफाई जुरिडिक्शन और स्कोप ऑफ पावर। ठीक है भाई, समझिए क्या कहा गया है कि इसमें 4 तरह के जुरिडिक्शन इसको दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बिल्कुल याद कर लीजिए इस चीज़ को, बिल्कुल समझ के चलिए, बिल्कुल याद इसको रट लीजिए बिल्कुल कि को कितने तरह के होते हैं। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपीलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन और रिट्स जुरिडिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कि सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट। मतलब कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है यूनियन में, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, या फिर खुद स्टेट के अंदर ही अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। एपीलेट जुरिडिक्शन, यानी मैंने आपको बताया था, तो एपीलेट जुरिडिक्शन होता है इसका कि जो लोअर कोर्ट से अगर कोई अपील आती है तो उसको सोल्व करना, चाहे वो क्रिमिनल केस में, चाहे वो क्रिमिनल नेचर की हो, चाहे वो सिविल नेचर की हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो कोई, इस तरीके का, मतलब ये जुरिडिक्शन है अपीलेट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, मतलब कि एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। ठीक है। रिट्स मैंने आपको बताया था, कैन इशू रिट्स को इशू करता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड रह सके। कौन कौन सी रिट्स बताई थी मैंने आपको? हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेशोरारी, कोवारंटो, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो। एक इंडिविजुअल पर्सन की भी जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है रिट्स। मतलब अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है, सिर्फ वही बताया है जो मैं आपको ही बता के आया हूँ। तो इसको हम थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन द केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। समझ पाए आप क्या कहा गया है इसमें? कि अगर कोई केस, ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या है कि केसेस डायरेक्टली गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। अगर कोई केसेस है वो अराइज हुआ है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्टली कंसीडर किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा बिना किसी लोअर कोर्ट के गए। मतलब बिना किसी लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, वो पहले किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा डायरेक्ट। From the diagram above, you will notice that the cases involve the federal relation go directly to the Supreme Court. मैंने आपको बता ही दिया है। The original jurisdiction of Supreme Court established it an empire all disputes regarding federal matter। किसी भी फेडरल मैटर में, फेडरल सिस्टम समझते हैं? फेडरल सिस्टम कि पहले सेंट्रल, फिर गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, लोअर गवर्नमेंट, ये फेडरल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी केसेस अराइज होता है फेडरल सिस्टम में, तो उसमें एक एम्पायर की तरह वर्क करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब वो केसेस मैंने आपको बताया किस किस के बीच में अराइज होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अराइज अगर कोई भी, या फिर खुद स्टेट्स के बीच में, बिटवीन द टू स्टेट्स ऑल्सो, और चाहे स्टेट के अंदर ही कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ मतलब कि अगर कुछ केस अराइज हो गया है तो उसका भी सॉल्यूशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा डायरेक्टली। दिस टाइप ऑफ केस इज डायरेक्टली गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्षेत्राधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ये कोई इतना बड़ा चीज़ है नहीं। रिट्स मैंने आपको बताई है। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर इन फंडामेंटल राइट,
रिट्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस बुक। मतलब अगर किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो पर्सन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास और अपने रिट्स को इशू करा सकता है। कितनी तरह की रिट्स होती है? हैबस कॉर्पस, मैंडामस, सेशोरारी, कोवारंटो, प्रोविशन, ठीक है, एपिलेट जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इससे ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता, समझ पा रहे हैं? इससे ऊपर कहाँ अपील करोगे जाके? सुप्रीम कोर्ट से मैंने क्या बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट क्या है, टॉप पे है सबसे। द पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई भी पर्सन है उसमें उसके ऊपर कोई केस लगा हुआ है, उसका डिसीजन हाई कोर्ट ने दे दिया, तो भाई अगर उसको डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में, उसके डिसीजन के अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, अपीलेट जुरिडिक्शन कहते हैं जिसको, ठीक है भाई। बट हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट केस फिट फॉर अपील। कि बट वो जो केस है ना, वो जो अपील करने वाला केस है, वो हाई कोर्ट से क्या होना चाहिए? सर्टिफाई होना चाहिए कि हाँ ये केस अपील करने लायक है कि नहीं। अब ये बताइए, आप किसी इंसान ने है चोरी कर ली, चोरी कर ली है, इस इंसान ने चोरी कर ली कुछ, अब ये कैमरे में भी आ गया चोरी करता हुआ। अब इसको क्या किया हाई कोर्ट ने? इसको सज़ा दी कि भाई 1 साल की तुम्हें सज़ा मिलती है, 1 साल तक तुम्हें जेल में रहना है, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि भाई नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं तो अब अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट में। क्यों करेगा भाई अपील? तो है भाई, ये अपील करने लायक थोड़ी रहा है केस, तो इसीलिए सर्टिफाई होना चाहिए, वो केस सर्टिफाई जरूर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, बट वो हाई कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, वो बिना बिना सर्टिफाई किए, कहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है शायद, दैट सेड इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ मैटर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहा भाई, देखिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पावर टू डिसाइड whether to admit appeal even when the appeal is not allowed by the high court। मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर सर्टिफाई अलाउ नहीं किया हाई कोर्ट ने अपील करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या नाम एडमिट कर सकता है उसके केस को सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरीके से एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये भी एक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी एक क्षेत्राधिकार है एडवाइजरी। इसका मतलब है कि एडवाइजरी का मतलब है, देखो इसमें क्या कहा, इन एडिशन टू ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया possesses एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑल्सो। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब एडिशनल में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के और एपेलेट जुरिडिक्शन के एक और एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है, ठीक है। जैसे कि दिस मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। मतलब कि अगर कोई भी बिल बनने जा रहा है या फिर कोई भी ऐसा कोई बिल है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस में है, पब्लिक के मत में है, तो क्या करेगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास वे क्या कर सकते हैं कि एडवाइस दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस दे सकते हैं कि क्या ये सही है जो हम ये बिल बनाने जा रहे हैं, या फिर ये पब्लिक इम्पोर्टेंस में कोई मैटर है ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि भाई देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वे एक तो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं। आपको पीछे वाले जो अभी कुछ पेजेस में मैंने पार्ट 2 में शायद बताया है कि जो अपॉइंटमेंट होता है जज का सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या होता है कि सबसे सीनियर जज होते हैं, जो हाईएस्ट जज होते हैं, सबसे मतलब बड़े जज होते हैं, वही अपॉइंट होते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो क्या होता है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लॉ का, कानून का, नॉर्म्स का, तो उनको हर चीज़ पता होती है कि क्या चीज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस में सही है कि वो चीज़ गलत है, क्या लॉ सही है कि वो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वो एडवाइस दे सकता है। However, the Supreme Court is not bound to give advice or such matter that President is not bound to accept such advice. ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो एडवाइस देने के लिए बाउंड है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एडवाइस ना भी दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने भी ना। ठीक है भाई। what their utility of the advisory power of the Supreme Court, मतलब फिर क्या, फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि फिर क्या इम्पोर्टेंस है फिर इस पावर की, अगर मतलब जो हमारे जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एडवाइस दे भी नहीं सकता, और अगर उसने दे भी दी एडवाइस तो जो प्रेसिडेंट है वो ना भी माने, तो फिर मतलब ये क्वेश्चन आया होता है ना, फिर क्या इंपॉर्टेंस है फिर इस पावर की, फिर एडवाइजरी पावर का फिर मतलब यूटिलिटी क्या है फिर। तो यूटिलिटी इज टू फोल्ड। इन द फर्स्ट फेज इट अलाउ द गवर्नमेंट टू सीक द लीगल ओपिनियन ऑन दिस मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट। मतलब कि फर्स्ट फेज तो ये है कि जो जो वो बिल बना रहे हैं तो उस पर एक लीगल ओपिनियन होना चाहिए कि मतलब जो गवर्नमेंट, मतलब ये आप पढ़े एक बार आप पढ़े कि इन द फर्स्ट प्लेस इट अलाउ द गवर्नमेंट टू सीक द लीगल ओपिनियन ऑन मैटर। उस मैटर पे जो है लीगल ओपिनियन होना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का, तो इम्पोज जो मतलब इम्पोज करने से पहले। दे मे प्रिवेंट द अननेसेसरी लिटिगेशन लेटर। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एक अननेसेसरी लिटिगेशन को। मतलब कि भाई अगर कोई लॉ आ गया, समझिए आप बात को, कोई लॉ आ गया, अब वो क्या है लॉ कि पब्लिक के प्रेफरेंस में नहीं है, वो क्या करता है, वो लॉ क्या करता है कि क्या है, ठीक है भाई, तो जो लॉ बना है वो क्या कर रहा है, एक फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है। समझ लीजिए आप बात को, तो वो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है। तो क्या होगा उसके जो है बिल बनने के बाद लोग क्या करेंगे, केसेस करेंगे, लिटिगेशन डालेंगे, पीआईएल डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो उनको उन अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए कि एक बार जो हम लॉ बनाने जा रहे हैं या कोई मैटर जो हम रखने जा रहे हैं वो एक बार अप्रूव हो जाए एक बार सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है एक अननेसेसरी लिटिगेशन को। और सेकंड क्या है, in light of advice of Supreme Court, the government can suitable change in the action of legislation। समझिए बात को, सुप्रीम कोर्ट की छत्र और छाया में जो गवर्नमेंट बना सकती है, कोई चेंज कर सकती है किसी भी लीगल एक्शन लेने से पहले, वो क्या कर सकती है उसको एक लाइट में सुप्रीम कोर्ट की उसको अप्रूव करवा सकती है। और इसमें दो आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट अप्रूव और ऑर्डर बाय इट। मतलब कि आर्टिकल 137 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट, कि कोई अगर उसने ऑर्डर दिया है तो उसको दोबारा प्रोनाउंस करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको दोबारा भी रिव्यू कर सकती है, वो दोबारा भी उस पर तो तो भाई वो अपने जजमेंट पे दोबारा रिव्यू दे सकती है, जो उसने खुद ने जजमेंट दिया है उस पर वो दोबारा प्रोनाउंस कर सकती है उसको। आर्टिकल 144 क्या कहता है, आर्टिकल 144 कहता है कि ऑल अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि ऑल अथॉरिटी, चाहे वो सिविल अथॉरिटी हो चाहे जुडिशियल अथॉरिटी हो, इंडिया की टेरिटरी में है अगर, तो वो क्या करेगी, एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सहायक होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेगी हर चीज़ में। समझ पा रहे हैं आप बात को, तो आर्टिकल 144 ये कहता है। तो आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम आई हो तो उसको कमेंट करिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।
आपके भाई का चैनल है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद पूरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।